बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च प्रोसेस का। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया एंड यू हैव मेक अप अ माइंड टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिसर्च प्रोसेस. Let me see. First of all, research. Actually, the research is the process of gathering information for the purpose of initiating, modifying or terminating a particular investment or a group of investment. कि जो रिसर्च है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का मकसद ये होता है कि हम उस इंफॉर्मेशन को इनिशिएट करें, उसे बदलें, उसमें मॉडिफाइंग करें, उसे टर्मिनेट करें किसी खास इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी खास प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए. तो ये एक 7 steps are there in research process. One step is define research problem. Second step is to review the literature. Third step is to formulate the hypothesis. Step 4 is to prepare the research design, and step 5 is the data collection. Step 6 is data analysis, and step 7 is the interpretation and report writing. ये 7 स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस में और इन स्टेप्स को हमने वन बाय वन डिटेल में अभी देखना है. लेट वी सी फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर इस प्रोसेस को हम इस एल्गोरिथम से भी हम डिनोट कर सकते हैं. ये जो एल्गोरिथम आपके सामने आ रहा है कि सबसे पहला स्टेप होता है डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम. सेकंड स्टेप क्या होता है, डिफाइन के बाद हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं कि उस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम पे जो लिटरेचर एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है हम उसको स्टडी करते हैं, उसे रिव्यू करते हैं और उसको हम क्रिटिकली अंडरस्टैंड करके रिपोर्ट करते हैं, अपने पास रखते हैं. रिव्यू करने के बाद, लिटरेचर को पढ़ने के बाद हम एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस फार्मुलेट करते हैं. हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी उसमें हाइपोथेसिस में हम दावा करते हैं कि हमारा कहना ये है, हम ये कहते हैं कि एक ट्यूबलाइट जो है उसकी जो लाइफ है वो 100 डेज है. ठीक है, तो हम इस तरह एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं टेंटेटिव मतलब आर्जी तौर पे कि हम ये दावा करते हैं. आगे चल के देखेंगे कि ये दावा सच्चा होता है या नहीं होता. इसे कहते हैं फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस की दो टाइप्स होती हैं. हाइपोथेसिस में एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक अल्टरनेटिव होती है. नल हाइपोथेसिस में आप जो है दावा करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप उसकी निगेशन करते हैं. इसके बाद आप हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप रिसर्च डिजाइन बनाते हैं कि आप जो है किस तरह का आपका मॉडल होगा रिसर्च का, कितने वेरिएबल्स होंगे. ठीक है, कौन सी आप इसमें थॉट और थ्योरी को लेकर चल रहे हैं, किस तरह आप करेंगे, पूरा प्रॉपर जो प्लान होता है वो आपका रिसर्च डिजाइन होता है. जब आप रिसर्च डिजाइन कर लेते हैं, पूरा आप प्लान बना लेते हैं, उसके बाद आप डाटा को कलेक्ट करते हैं. डाटा इकट्ठा करने के बाद, चाहे आप डाटा दो किस्म का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. तो अब वो डिपेंड करता है कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो. डाटा कलेक्ट करने के बाद आप डाटा को एनालाइज करते हैं. ठीक है, डाटा को देखते हैं कि मतलब जारी बात है आप उसको टेबुलेशन करनी होती है, और डाटा को एनालाइज करके वापस आप जो है अपने रिसर्च डिजाइन में इनपुट दे देते हैं उसकी, राइट. और डाटा एनालाइज करने के बाद एक तो आप उसकी इनपुट रिसर्च डिजाइन को देते हो और दूसरा आप क्या करते हैं कि आप वहां से अपने रिसर्च डिजाइन से और डाटा एनालाइज करने के बाद आप इंटरप्रेट कर देते हैं उसे और रिपोर्ट बनाते हैं. ठीक है, इसमें यहाँ पे एक एफ इस्तेमाल हुआ है, अगर आप गौर से देखें एफ और एक डबल एफ इस्तेमाल हुआ है. आई जस्ट वांट टू टेल यू कि what is meant by double F and single F. Here F mean feedback, help in controlling the subsystem. ठीक है, F का मतलब है कि फीडबैक, जो आपने डाटा को एनालाइज किया, ठीक है, डाटा को आपने कलेक्ट किया और उसके बाद आपने जो एक इंटरप्रेट उसे किया या रिपोर्ट बनाई, वो सिंगल एफ है, वो आपने फीडबैक दिया है. लेकिन डबल का मतलब क्या है कि फीड फॉरवर्ड, जो आपने फीडबैक
बनाया उसे फॉरवर्ड कर दिया। सवेयर serves the vital function of providing criteria for evaluation। ठीक है, आप एक क्राइटेरिया बनाते हो उसका इवैल्यूएशन के लिए, जैसे कि ये आपको यहाँ पे डबल एफ नजर आ रहा है, ठीक है। और इवैल्यूएट करने के बाद फिर आप किसी फाइनल रिजल्ट पे या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं। ये आपको मैंने इसका एक एल्गोरिथम या एक चार्ट बना के दिखाया कि रिसर्च प्रोसेस इस तरह होता है। अब हर एक स्टेप को हम वन बाय वन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। जो रिसर्च जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, उसको डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। उसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम विच दोस रिलेट टू स्टेट्स ऑफ नेचर, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। दो चीजें हम इसमें देखते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि मतलब नेचर, जो नेचर है वो किस किस्म की है, रिसर्च प्रॉब्लम की नेचर क्या है, और वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, मतलब उनका रिलेशनशिप जीरो है, नहीं है, उनका रिलेशनशिप है, एग्जिस्ट करता है, या फिर उनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है या उनका रिलेशनशिप नेगेटिव है। ये चीजें हम देखते हैं। इसेंशियली टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व। इसमें दो चीजें लाजमी इन्वॉल्व होती हैं इन डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। दैट इज वन इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम थॉरोली। उसमें एक तो ये कि हम थॉरोली अपने प्रॉब्लम को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, मतलब इन्फ्लेशन है या अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, या पॉवर्टी है, क्या प्रॉब्लम, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देन रीफ्रेजिंग द सेम इनटू मीनिंगफुल टर्म्स। फिर हम उसकी एक उसके जो रीजंस हैं, जो वेरिएबल्स हैं, और भी एडिशनल उसके नेम के अंदर, नाउन के अंदर चीजों को एंटर करके हम उसको नैरो डाउन करके एक मीनिंगफुल टर्म में बदल लेते हैं, ठीक है। यानी हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन इन पंजाब या इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, वैसे हम इन्फ्लेशन बोले तो पता नहीं क्या इन्फ्लेशन। हम ये भी तो कह सकते हैं देयर इज नो इन्फ्लेशन, देयर इज इन्फ्लेशन, या देयर इज इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। तो हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम समझने के बाद उसे नैरो डाउन इस तरह करते हैं कि वो एक मीनिंगफुल टर्म में उसे बदल लेते हैं और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ये पहला स्टेप है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। मुझे उम्मीद है कि आपको डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम की समझ आई होगी, यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। सेकेंड स्टेप इज रिव्यू द लिटरेचर, यानी जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी लिटरेचर उसके पढ़ा होता है उस प्रॉब्लम पे, उसको हम रिव्यू करते हैं। वंस द प्रॉब्लम इज डिफाइंड, आप जब एक दफा प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं, उसकी ब्रीफ समरी बनाते हैं, ठीक है, शुड बी रिटन डाउन। ब्रीफ समरी लिखने के बाद इट इज कंपल्सरी फॉर अ रिसर्चर ऑफ एमफिल और पीएचडी के राइट अ थीसिस, ठीक है, वो अपना पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए मतलब थीसिस लिखता है उसके ऊपर। तो डिग्री टू राइट अ सिनॉप्सिस ऑफ टॉपिक एंड सबमिट टू द नेसेसरी कमिटी और रिसर्च बोर्ड ऑफ अप्रूवल। तो स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, मास्टर का या पीएचडी का जो स्टूडेंट होता है, वो अपने सिनॉप्सिस के अंदर लिटरेचर को रिव्यू करके लिखता है, और फिर जो अप्रूवल कमेटी है कि आप ये रिसर्च कर सकते हैं या नहीं, उसके सामने पेश करता है, ठीक है। और उससे फिर वो कमेटी जो है वो उसको देखकर एनालाइज करती है और वो रिपोर्ट एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है कि आपको फर्दर इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तीसरा स्टेप जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, दैट इज फार्मुलेट हाइपोथेसिस। हमने बात की थी हाइपोथेसिस को बनाना। तो फार्मुलेट हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव अजम्पशन, मतलब एक आरजी अजम्पशन बना ली जाती है, मेड इन ऑर्डर टू ड्रा आउट द टेस्ट इट्स लॉजिकल और एम्पिरिकल कंसीक्वेंसेस। एक टेंटेटिव अजम्पशन इस तरह बनाई जाती है कि हम उसके ऊपर टेस्ट लगा सके लॉजिकली और एम्पिरिकली। लॉजिकली मतलब उसकी एक शॉर्ट टर्म में उसकी मंतक समझ आ रही हो, या फिर डाटा लगा के डाटा के टेस्ट किए जाएं, जिस तरह के स्टैटिस्टिकल हम टेस्ट लगाते हैं, एवरेज वगैरह निकालते हैं, जी टेस्ट लगाते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, ग्लेजर टेस्ट लगाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं। हाइपोथेसिस शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड लिमिटेड टू पीस ऑफ रिसर्च। जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस वो बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए और जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में होनी चाहिए इन हैंड, बिकॉज इट हैज टू बी टेस्टेड, क्योंकि आपने उसी का टेस्ट करना होता है।
The role of hypothesis here, the role of hypothesis is to guide the researcher by delimiting the area of research and to keep him on the right track. ठीक है, हाइपोथेसिस का रोल ये होता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं या मतलब मीनिंगलेस तो आप रिसर्च नहीं ना कर रहे, आप मतलब रिसर्च पे टाइम तो नहीं जाया कर रहे, ऐसी रिसर्च जो कि मीनिंगफुल हो, उसके लिए एक राइट हाइपोथेसिस का होना जरूरी है। नाउ फोर्थ स्टेप इज प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। इसके बाद अगला, हाइपोथेसिस के बाद आप रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। The function of research design is to provide for collection of relevant evidence. आप एक relevant evidence के लिए ही तो रिसर्च करते हैं कि जिसमें आपका जो टाइम लगे तो मिनिमल टाइम हो, एक्सपेंडिचर लगे तो एक्सपेंडिचर और एफर्ट्स आपकी कम से कम लगे। अगर टाइम और मनी की बात करें इन टर्म्स, तो टाइम भी कम लगे और मनी भी मतलब लिमिटेड हो, उसके ऊपर ज्यादा अखराजात भी ना आ रहे हो रिसर्च पे। रिसर्च पर्पस में बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। जो रिसर्च है उसके मकसद को हम 4 कैटेगरीज में डालते हैं। पहली कैटेगरी होती है एक्सप्लोरेशन, के आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आप डायग्नोसिस रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आप कोई एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। ये 4 ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं अपनी रिसर्च को। तो उसमें किसी एक ग्रुप को आपने लेकर आगे चलना होता है और आपने रिसर्च करनी होती है। ये तो था प्रिपेयरिंग। इसके बाद 5th स्टेप है डाटा कलेक्शन का। देखो, डाटा जो बेसिकली 2 किस्म का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा कैन बी कलेक्टेड, अगर प्राइमरी डाटा की बात करें तो वो आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे आप पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं प्राइमरी डाटा में, आप टेलीफोन इंटरव्यू के जरिए भी कर सकते हैं, और बाय मेलिंग क्वेश्चनियर्स, आप क्वेश्चनर मेल करके किसी को उससे फीडबैक ले सकते हैं, या फिर आप स्केड्यूल्स के जरिए भी ले सकते हैं। ये प्राइमरी डाटा कलेक्शन होती है। लेकिन एक जो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन होती, वो आप किसी भी ऑफिस से, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, या किसी भी अदारे के ऑफिस से जो आप डाटा ले लेते हैं रिसर्च पर्पसेस के लिए, उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं, और वो आपको डायरेक्टली जो है सोर्स से कलेक्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, उसके बाद छठा और सेकंड लास्ट स्टेप होता है डाटा एनालिसिस। क्या होता है? डाटा एनालिसिस। The analysis of data requires a number of closely related operations such as establishment categories. ठीक है, this stage mainly include, इसमें आप डाटा को जब एनालाइज करते हैं तो आप इसकी जनाब कर लेते हैं कोडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी कोडिंग कर लेते हैं, कोड दे देते हैं कि ये कलर का डाटा है, ये एज का डाटा है, ये मास का डाटा है, वगैरह वगैरह। आप उससे कोडिंग कर लेते हैं, आप फिर उसे एडिट करते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं, और आप एक टेबल की फॉर्म में उसकी टैबुलेशन कर लेते हैं, उसको सेग्रीगेशन आप इस तरह ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कर लेते हैं, जिसे हम टैबुलेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट वाला स्टेप है, that is 7th step and last step, interpretation and report writing. जो फाइनल आपका स्टेप होता है डियर, वो होता है इंटरप्रिटेशन। डाटा की जो आपने एनालाइज किया उसकी इंटरप्रिटेशन करना, यानी उसे अप्लाई कर देना, एंड या बताना कि ये मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये कितनी सीवियर है और ये क्या तबाहियां लाएंगी। ठीक है, और आप एक रिपोर्ट उस पर लिखते हैं। तो रिसर्चर हैज टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ what has been done by him. Writing of report includes, उसमें शामिल क्या क्या चीजें होती हैं, उसके जुज क्या क्या है, उसके ये जुज हैं जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दी प्रीलिमिनरी पेजेस, आप उसके शुरू वाले पेजेस बनाते हैं, मतलब आप उसमें टाइटल लिखते हैं, आप रिसर्चर का नाम लिखते हैं, आप उसकी शॉर्ट सी समरी बनाते हैं। ठीक है, आप किसको डेडिकेट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये प्रीलिमिनरी शुरू वाले पेजेस होते हैं, और जिसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बनाते हैं। उसके बाद एक मेन टेक्स्ट होता है आपका, जो बॉडी होती है असल, जो जिसके अंदर आप चीज मुद्दा लिख रहे होते हैं, और एंड मैटर होता है। एंड मैटर पे आप एक कंक्लूजन आपने देना होता है, या आप उसमें बिब्लियोग्राफी देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी 3 चीजें जो है ना रिपोर्ट राइटिंग के अंदर शामिल होती हैं। तो दिस वाज व्हाट अबाउट द प्रोसेस। 7 steps are process of
रिसर्च। ठीक है, यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया है। आप अपने आप को अनम्यूट करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज वी हैव टू एंड दिस मीटिंग। सर आपने हाइपोथेसिस की आगे 2 सब काइंड्स बताई थी, कौन सी बताई थी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस, 2 टाइप्स हैं, लिख लें आप।